स्मॉलेस्ट की बात कर ली हमने, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट कौन है बताओ? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और बैक्टीरियम जो है वो जनरली कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। 3 to 5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल एग है कौन सा? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और मल्टी सेलुलर में आए तो अगर हम किसी और सेल का अगर मेजरमेंट लेना चाहें तो वो है ह्यूमन आरबीसी जो कि है 7 माइक्रोमीटर। और उसके बाद फिर नर्व सेल्स जो है वो लॉन्गेस्ट है, न्यूरॉन, ठीक है। इनकी शेप भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि आरबीसी देख रहे हो आप, ठीक है। अब आरबीसी की ये मतलब 2 टाइप की शेप नहीं होती, अगर आप सुपरफिशियली देखोगे तो इस टाइप से है, सर्कुलर है, ठीक है। लेकिन जब आप लेटरली देखोगे तो आपको बाइकनकेव इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। बाइकनकेव तब दिखाई देगा। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हैं, डिफरेंट शेप के न्यूक्लियाई हैं। फिर कॉलमर एपिथेलियल सेल, ठीक है, ये नर्व सेल है, ब्रांच्ड है, लॉन्ग है। इस टाइप से हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। ये है ट्रैकीड। ट्रैकीड कहाँ होते हैं? जाइलम में ना। जाइलम के 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बताओ? ट्रैकेड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम फ्लोएम, जाइलम पैरेन्टर्ना, ठीक है। और ये मेसोफिल सेल्स है। तो आप देख रहे हो कि किस टाइप से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। इट मे बी डिस्क लाइक, इट मे बी डिस्क लाइक, इट मे बी पॉलीगोनल, इट मे बी कॉलमर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, जैसे कि ये था इलोंगेटेड। और इवन इररेगुलर भी हो सकता है भाई, ठीक है। इररेगुलर किसकी शेप होती है? जो हमारा मैक्रोफेज है उसकी इररेगुलर शेप है भाई, ठीक है। अमीबा लाइक है क्योंकि उसको कई बार वो बनाना पड़ता है, क्या स्यूडोपोडिया बनाने पड़ते हैं, ठीक है। वैसा है। The shape of the cell may vary with the function they perform। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पंच लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेप क्या है सेल की, ये किस पर डिपेंड करता है? फंक्शन पे। फंक्शन बदल जाएगा तो शेप भी बदल जाएगी। जैसे कि इसको अपनी प्रोसेसेस अलग अलग जगह पर देने की जरूरत है जिससे ज्यादा से ज्यादा नर्व कनेक्शन बना पाए। तो अगर इसकी शेप ऐसी होगी तब तो नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है? वाटर कंडक्शन करना है, वाटर कंडक्शन करना है, अपवर्ड मूवमेंट करना है। तो अगर इसकी शेप ऐसी होगी तो अपवर्ड मूवमेंट हो नहीं पाएगा, लेटरल लेटरल मूवमेंट होगा, इधर उधर चला जाएगा वाटर, ठीक है। या अगर इसकी शेप इस टाइप से ओवल, सर्कुलर, स्फेरिकल लाइक होगी तो भी यहाँ पर प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाएगा, अपवर्ड मूवमेंट के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो जो फंक्शन है वो एक्चुअली काफी हद तक डिसाइड करता है कि शेप क्या होगी सेल की। आगे बढ़ते हैं हम, देखें प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। दो चीजें हो गई क्या? पहला स्मॉलर, दूसरा मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। 8.2 में दिखाया गया इनके बारे में, देखें। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2, यहाँ पर 1 to 2 माइक्रोमीटर बोल रखा है, ऊपर 3 to 5 तक का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर आप कहेंगे और ये 3 to 5 तक मतलब जनरली हो सकता है, मिल सकता है। जबकि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा, लॉन्ग, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 10 टाइम्स इसका साइज ज्यादा होता है, किसका? एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल का। ये एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है। They may vary greatly in shape and size. The 4 basic shapes of bacteria. क्या क्या है? बैसिलस, कॉकस था, हाँ रॉड कॉकस था, स्पिंडल शेप था, और वो था एक और था विब्रियो। विब्रियो कॉमा शेप हो गया, स्पिरलम स्पाइरल शेप हो गया। तो बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पिरलम, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी? जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ पर कोई सेल वॉल, सॉरी, यहाँ पर क्या नहीं होता? सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हमें पता ही है पहले से। और यहाँ पर हमने ये पता कर लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो उसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जनरली किनसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ।
इनकी बात हो रही है, यानी कि प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। स्मॉलर होते हैं और इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेट होता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। भले ही इनका जो शेप और फंक्शन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप का होता हो, लेकिन फंडामेंटली इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर होता है। मतलब आपस में ये सब फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। जैसे एक सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी उसके नीचे, फिर फ्लूइडिक मैट्रिक्स होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, इट इज नॉट कवर्ड, नॉट एनवेलोप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। In addition to the genomic DNA, the single chromosome या circular DNA जिसकी बात की थी आपने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि वहां पर सेंट्रियोल नहीं होता तो कैसे होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते नहीं है कि उनको अलग अलग करना हो, तो स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं, तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल की जरूरत नहीं। तो एक क्रोमोसोम होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इसका जीनोमिक डीएनए है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिसके ऊपर पूरी हमारी बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में बेस थी, इससे पहले कि हमें प्लाज्मिड के अलावा और कोई वेक्टर मिलता। तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, इनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो क्रोमोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल के नाम पे क्या है, क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर डीएनए है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल और मिलता है, या ये कहें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मिलता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, हाँ ऐसा कहना ठीक होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलता है, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए क्या है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, और उसके अलावा क्या है हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर डीएनए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कन्फर्स यूनिक प्रॉपर्टीज, यूनिक कैरेक्टर्स, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक है। और मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं, क्या हम लोग वहां पर पढ़ते हैं ना, क्या नॉन वाइटल जीन्स, और क्या पढ़ते हैं, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, सिंगल, मतलब एक प्लाज्मिड में एक ही सिंगल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होगा। तो प्लाज्मिड में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये छोटा होता है, इसलिए आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को आप ऐसे ऐसे इस टाइप से करके बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई सर्कुलर आपके पास चीज है, लेकिन वो इस टाइप से प्रेजेंट है फ्रीली साइटोप्लाज्म में, तो वो सर्कुलर अपना शेप कैसे मेंटेन रखेगी। ये बिल्कुल उसी टाइप से है जैसे कि आपके पास एक बड़ा सा टब है, और उस टब में आप एक धागा डाल दो, ठीक है, आप एक धागा डाल दो सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद आप हल्की सी यहाँ पर वेव पैदा कर दो, तो क्या ये सर्कुलर ही मेंटेन रहेगा? नहीं, ये उलझ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। यस और नो? हाँ जी, यस सर। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो in higher class you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है फॉरेन डीएनए के साथ, इसका मतलब हायर क्लासेस में क्या आपने, हायर क्लासेस मतलब 12th में आपने ये पढ़ लिया ना बायोटेक्नोलॉजी में, कि किस तरीके से बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है बैक्टीरिया अगर हम ट्रांसजीन इसके साथ ऐड कर दें, ट्रांसजीन इसके साथ ऐड कर दें। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ये भी पता है आपको। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, इंक्लूजन बॉडीज, स्टोरेज बॉडीज के फॉर्म में भी आप कह सकते हो। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम is a characteristic feature of prokaryotes. These are essentially infolding of the cell membrane. Infolding कैसे, infolding of the plasma membrane कैसे, कि अंदर की तरफ, इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन, ये हमारे पास
मान लीजिए कि ये सेल वॉल हो गई, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस टाइप से यहाँ पर वेसिकल बना रखे हैं इसने, या ट्यूब्यूल्स बना रखी हैं, ठीक है, या लैमेली बना रखी हैं। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। मैं ऐसे रफली बना दे रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन को। मेन मुझे आपको बताना था कि मीजोसोम की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती है। ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल के फॉर्म में, लैमेली के फॉर्म में, मेम्ब्रेन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल स्ट्रक्चर देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बैक्टीरिया, बीजीए, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलर होते हैं, मोर रैपिडली डिवाइड करते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भले ही ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप के और फंक्शन करते हैं, कुछ पैरासाइटिक होंगे, कुछ जो है पैथोजेनिक होंगे, कुछ फ्री लिविंग होंगे, कुछ ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन इनमें फंडामेंटली सिमिलर इनका स्ट्रक्चर होगा। जैसे सेल वॉल होगा, हमने पढ़ लिया, सेल वॉल होगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होंगे, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होगा, प्लाज्मिड इनके पास होगा, प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जैसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। फिर सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब हम ये स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। जनरलाइजेशन तो हमने पढ़ ली ऊपर पैराग्राफ में, अब हम इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। जैसा कि अभी हमने कहा कि इंक्लूजन बॉडी एक्सक्लूसिवली यहाँ पर होती है। क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, स्टोरेज मटेरियल टाइप होता है। सेल एनवेलप की बात करें, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल में, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेल एनवेलप कहा है, सेल वॉल नहीं कहा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या, सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। 3 चीजें होंगी यहाँ पर, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। पहला, आउटर मोस्ट होगा ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई, ठीक है। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स है। मैं केवल ये वाला ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद यहाँ पर क्या चीज है? सेल वॉल है, ये ग्रीन वाला सेल वॉल हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये रेड वाला क्या है? मेम्ब्रेन है। तो ये चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। 1, 2 और 3। तो सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ एक्चुअली 3 थिंग्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. Obviously, इसीलिए तो हमने उसको सेल एनवेलप बोला है, ठीक है। कंप्लीटली ये कवर कर रहे हैं ना बैक्टीरियल सेल को, तो इसलिए हमने सेल एनवेलप बोला है। तीनों चीजों का हालांकि केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। सो इनके अलग अलग फंक्शन। ये सेल वॉल जो है रिजिड है, शेप मेंटेन करेगा। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करता है किसमें, अभी आगे हम पढ़ने ही वाले हैं कि आपने पढ़ा है ना, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है आपने कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन होता है, यानी कि एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करेगा। और सेल मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल होती है, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। सो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहाँ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके सेल एनवेलप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो डेवलप्ड बाय ग्राम, मतलब कि विज, मतलब कि इसके आगे इस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव है, और द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि सेल एनवेलप में डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को, ये जिन्होंने क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था इस डाई को, ग्राम स्टेन टेक्निक को, डाई क्या कहें, इस टेक्निक को डेवलप किया था, तो वो है ग्राम स्टेन। और ग्राम स्टेन को अगर रिटेन कर लिया जाता है तो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा बैक्टीरिया, अदरवाइज ग्राम नेगेटिव हो जाएगा।
तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, और यहीं पर इसकी बात आ जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें एंटीजेनिसिटी में. So it could be a loose sheath called the slime layer in some, while in other it may be thick and tough. Okay, तो अगर लूज शीथ है तो स्लाइम लेयर कहेंगे और थिक एंड टफ है तो कैप्सूल कहेंगे. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. यानी कि पिचक ना जाए और ये ना बिल्कुल इतना स्वेल अप ना हो जाए कि ये बर्स्ट आउट हो जाए. तो बिल्कुल जैसे प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल की शेप जो है वो सेल वॉल से मेंटेन रहती है, वैसे यहाँ पर भी जो शेप है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल मेंटेन करता है. और जैसे कि हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, यही एक इंटरेक्शन यानी कि एक्सचेंज भी होगा यहाँ पर मटेरियल का. वैसे तो सेल वॉल या ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो भी इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन का तरीका क्या है, वहां पर क्या है, एंटीजेंस होते हैं, या यहाँ वहां पर जो है विरुलेंसी यानी कि पैथोजेनिसिटी, डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज वहां से रिलेटेड हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पर सेमी परमेबल नेचर है, कुछ चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, यहाँ से कुछ चीजें बाहर निकल सकती हैं. सो दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट. ये बाइलिपिड लेयर होती है, यहाँ पर प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिमिलर होती है. अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात कर लें, जो मैंने ये डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, मीजोसोम. मीजोसोम क्या है, ये इनवेजिनेशंस हैं, एक्सटेंशंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनटू द सेल, यानी कि इनवेजिनेशंस या इनफोल्डिंग्स. These extensions are in the form of vesicle, tubules or lamellae. They help in what? क्या क्या फंक्शन हो गए इसके? पहला, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन में. तीसरा, डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में. वो जो स्पिंडल फाइबर वाली बात कर रहे थे, अगर इसके पास वो नहीं है तो भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होना जरूरी है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डीएनए के ये हेल्प करेगा. They also help in what? Respiration. और अगर कुछ इसके अंदर बना हुआ है और बाहर सिक्रीट होना है तो उसमें भी हेल्प करेगा, यानी कि सिक्रीशन. फिर ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. कैसे, ये देख ही रहे हो आप यहाँ पर, यानी कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, खींचे यहाँ पर, तो ये तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होगा ये, ठीक है. तो इस टाइप से सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है. सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, प्लस इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. तो आप खुद सोचिए कि एंजाइम जिसके पास है उसका सरफेस एरिया भी बढ़ा है, यानी कि उसके पास जो एक्शन की साइट है वो ज्यादा एक्सटेंसिव हो गई ना. अगर इसने एंजाइम बियर कर रखे हैं अपने ऊपर और इसकी फोल्डिंग्स भी हैं बहुत ज्यादा, सरफेस एरिया बढ़ रखा है, तो यानी कि जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी उतनी ज्यादा एंजाइम भी तो कैरी कर पाएगा ना ये. यस और नो? हाँ जी. यस सर. हाँ सर. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores, यानी कि पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर भी है, पिगमेंट बियर कर रहा है. अभी हमने देखा था ना, क्रोमेटोफोर क्वेश्चन में आया हुआ था 2019 का क्वेश्चन, और इससे पहले वाला मैं मार्क करवा दूं आपको. ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट होता है, ग्लाइकोकैलिक्स 2013 का क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2015 का क्वेश्चन है, पीपीएलओ. ये इसके बाद जो रेस्पिरेशन का फंक्शन ये परफॉर्म करता है, कौन, मीजोसोम. ये क्वेश्चन है 2015 का. और उसके बाद फिर क्रोमेटोफोर वाला जो हमारा ये है, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है. अच्छा, यानी कि ये सारे क्या है, ये सारे मीजोसोम का किया जा रहा है, सब कुछ मीजोसोम का कंट्रीब्यूशन है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यही पिगमेंट बियर करेगा, यही एंजाइम बियर करेगा, यही डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा के रखता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इसके पास होते हैं। आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल हमारे अंदर होता है, तो क्रेब्स साइकिल ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर भी तो एटीपी को ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए एंजाइम्स कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं यहाँ पर, एक्चुअली यही है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनता है यूकैरियोटिक सेल में जाके बनता है, मतलब कि बना एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान। तो इसके पास कहां से वो एंजाइम्स आएंगे? इसके एंजाइम्स जो है कहां पर हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल, अब हम बात कर रहे हैं मोटिलिटी की, तो दोनों ही चीजें हो सकती है भाई, हो सकता है कि मोटाइल हो सकता है नॉन मोटाइल हो। अगर मोटाइल हुआ तो क्वेश्चन आ गया 2014 का, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर बैक्टीरिया मूव करेगा, लोकोमोट करेगा, तो वो फ्लैजिला की हेल्प से करेगा, सीलिया की हेल्प से करेगा, स्यूडोपोडिया की हेल्प से करेगा, या मसल की हेल्प से करेगा, तो फ्लैजिला की हेल्प से करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अलग अलग टाइप से यहाँ पर फ्लैजिला होते हैं, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में आपने यहाँ पर देख भी रहे हो, फ्लैजिला जो है इस टाइप से नंबर अलग अलग हो सकते हैं, और यहाँ तो एक्चुअली एज पे ही है, ठीक है। ये फ्लैजिला जो है चारों तरफ भी हो सकते हैं, या ये फ्लैजिला केवल यहाँ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन एक बात कॉमन है कि फ्लैजिलम यानी सिंगुलर हो गया फ्लैजिलम, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पहला फिलामेंट, फिर हुक, फिर बेसल बॉडी। एक्चुअली पहला बेसल बॉडी, दूसरा हुक, तीसरा फिलामेंट, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम मान लेते हैं बैक्टीरिया, तो यहाँ पर बेसल बॉडी होती है और ये होता है हुक, और हुक के बाद फिर यहाँ पर होता है फ्लैजिला। बेसल बॉडी यानी साइटोप्लाज्म से कैसे अटैच रहेगा? हुक यानी कि इस सेल एनवेलप के थ्रू होते हुए कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर जाएगा, और उसके बाद अल्टीमेटली जो मूवमेंट करेगा स्ट्रक्चर वो कौन सा होगा? तो वो फिलामेंट है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, जैसा कि दिख भी रहा है आपको, एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजिला यहाँ पर पिली और फिम्बरी भी होते हैं, जो कि सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन वो मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। पिली और फिम्बरी, पिली क्या करता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन पिलिन के बने होते हैं, ठीक है। और पिली जो है वो किसमें हेल्प करेंगे? कॉन्जुगेशन के टाइम पे, कॉन्जुगेशन के टाइम पे पिली हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? पिली जो है, पिली की हेल्प से ये एक दूसरे से अटैच होंगे, अटैच होने के बाद फिर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन दे एक्चुअली आर यूज्ड। पिली कब यूज होंगे? कॉन्जुगेशन। फिर फिम्बरी है, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक fibers sprouting out of the cell in some bacteria, they are known to help the attached bacteria, यानी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए फिम्बरी का रोल होता है, अटैचमेंट। पिली का रोल क्या हो गया? कॉन्जुगेशन में, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, फिम्बरी का अटैचमेंट से रिलेटेड हो गया, और फ्लैजिला का मोटिलिटी से रिलेटेड हो गया। इज दिस क्लियर? यस सर। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, देखिए इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी हमने ऊपर कहा राइबोसोम्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि राइबोसोम्स जो हैं वो विदिन 2 ऑर्गेनेल्स और ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लें कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पर क्या चीज है जो सरफेस प्रोवाइड कर सकती है अटैचमेंट के लिए? तो राइबोसोम्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर सकता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इनका साइज है। 2 सब यूनिट होती है, 50s एंड 30s यूनिट विच टुगेदर फॉर्म द 70s यूनिट। तो 70s वाला जो राइबोसोम है
यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं लगानी है क्योंकि इनका इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। 50s और 30s जो है स्वेडबर्ग यूनिट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम बोलते हैं। इंडिविजुअल अगर देखें तो 50 और 30 इसका आता है, और कंबाइन अगर देखते हैं तो 70 रीडिंग आती है। ठीक है, तो वो नहीं करना है इसमें। तो जैसे 60s और 40s होता है किसमें, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात है। यानी कि इंडिविजुअली देखेंगे तो उसमें ये है बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट का स्वेडबर्ग यूनिट, बड़ी और छोटा, बड़ा और छोटा जो पार्ट है उसकी स्वेडबर्ग यूनिट के हिसाब से वैल्यू है 60-40, यहाँ पर 50-30 है। These are what? These are the site of protein synthesis, or this is the question of 2019. Ribosomes are involved in protein synthesis. Several ribosomes may attach to the single mRNA. ठीक है, राइबोसोम्स जो है, बहुत सारे राइबोसोम्स एक एमआरएनए की मल्टीपल एक्सप्रेशन, उससे बहुत सारे आपको प्रोटीन बनाने हैं तो बहुत सारे राइबोसोम्स अपना फंक्शन करने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम। और पॉलीसोम जो है वो एक स्टोरेज बॉडी नहीं है बेटा। पॉलीसोम क्या है, पॉलीसोम तो एक फंक्शनल बॉडी है ना, जिसपे एमआरएनए पर ये लोकेटेड है और इनसे क्या बन रहे हैं, इनसे प्रोटीन्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूजन बॉडी नहीं होता ना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। कब, ये है 2015 का, कि पॉलीसोम या राइबोसोम जो होते हैं वो इंक्लूजन बॉडी नहीं होते। इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं वो हम देखेंगे। रिजर्व मटेरियल या स्टोरेज मटेरियल जो है, स्टोरेज मटेरियल नहीं मतलब कि स्टोर्ड जो मटेरियल है उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको हम इंक्लूजन बॉडी कहेंगे। These are not bounded by any membrane system and lie freely in the cytoplasm. जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या है, ये स्टोरेज बॉडीज हैं जिसको हम इंक्लूजन बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, तो रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल में है वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में और उसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, किसमें, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल्स का होना यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है ना भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर जो बायोएनसी है, बायोएनसी प्लस जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि बबल्स प्रेजेंट है या गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है मल्टीपल। हाँ जी, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ जी Yes, सर। तो इनफ फॉर टुडे। हम लोगों ने आज डिस्कस किया क्या क्या, हम लोगों ने डिस्कस किया लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, एनिमेट वर्सेस इनएनिमेट, और यूनिक प्रॉपर्टी निकल के आई सेल। हमने कहा यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और सेल का होना बहुत जरूरी है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का होना जरूरी है जिससे सेंसफुल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो पाए, जिससे सारी लाइफ प्रोसेसेस हो पाए। तो इसलिए फंडामेंटल यूनिट है। रॉबर्ट हुक ने डेथ देखा, ल्यूमेनहॉक ने लाइफ देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्रेडिट जाता है डिटेल स्ट्रक्चर जो हम आगे पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह का। सेल थ्योरी में श्लीडन ने प्लांट्स पर और श्वान ने एनिमल्स पे और उसके बाद फिर प्लांट्स पे स्टडी करके बताया कि भाई अल्टीमेटली दीज आर मेड ऑफ सेल। ये नहीं बताया कि भाई व्हाट फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। ओके, सो श्लीडन श्वान ने सेल थ्योरी दी, रुडोल्फ विर्को ने उसको एक स्टेटमेंट देके अपडेट किया, फाइनल शेप दिया कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओवरव्यू में देखें तो ऑनियन पील की बात करें, ह्यूमन चीक सेल्स की बात करें, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल वॉल मिलेगी प्लांट्स में, एनिमल्स में केवल सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस दोनों में मिलेगा, ऑर्गेनेल्स दोनों में मिलेंगे, डीएनए जेनेटिक मटेरियल दोनों में मिलेगा। और अगर हम इनकी बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसको राइबोसोम कहते हैं, वो राइबोसोम यहाँ पर मिलता है हमें, यानी कि यूकैरियोटिक में हमें मिलेगा और प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। राइबोसोम इज कॉमन, बस राइबोसोम वो कौन से टाइप का होगा, जैसा कि अभी जस्ट हमने देखा 70s और 80s, तो वो अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन राइबोसोम मिलेगा। एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है, बाकी में नहीं होता है। सेल्स डिफरेंट शेप साइज की होती हैं और फंक्शंस जो है वो शेप पे ही डिपेंड करता है,
शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, फिर बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर, जनरल जो लेंथ है, लार्जेस्ट कौन सी सेल है, आरबीसी का क्या शेप है और क्या उसका साइज है 7 माइक्रोमीटर, लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स होती है, ये सब पढ़ने के बाद तब हमने शुरू किया प्रोकैरियोटिक सेल। और रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया बीजीए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, स्मॉलर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, शेप साइज बहुत अलग अलग टाइप का होता है, मेनली 4 होते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पिरुलम। और इतने डाइवर्सिटी के बाद भी इनका ऑर्गेनाइजेशन लगभग सेम ही होता है, जैसे सब में सेल वॉल होगी, सब में सेल मेम्ब्रेन होगी, सब में साइटोप्लाज्म होगा, सब में नेकेड जेनेटिक मटेरियल होगा और सिंगल सर्कुलर जिसको डीएनए कहते हैं, और प्लाज्मिड किसी किसी में आपको मिलेगा जिससे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी उसमें आती है। इसके बाद सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन को अगर हम देखें, इसमें स्पेसिफिकली देखें कि कैसा इसका एनवेलप होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीन चीजें यहाँ पर होंगी। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव जो 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेनिंग द ग्राम स्टेन और नॉट। डायग्नोसिस में बहुत इसका रोल होता है। फिर सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन, मीसोसोम, और मीसोसोम के इतने सारे फंक्शन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया बढ़ा देता है तो एंजाइम्स ज्यादा इसमें होंगे तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। क्रोमेटोफोर्स हो सकते हैं जो कि पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर होंगे साइनोबैक्टीरिया में। मोटाइल, नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं बैक्टीरिया। मोटाइल अगर होगा तो फ्लैजिला, फ्लैजिला में बेसल बॉडी हो फिलामेंट, फिलामेंट लॉन्गेस्ट। इसके अलावा पिली फिम्बरी भी होंगे, फिम्बरी अटैचमेंट के लिए सरफेस से, और पिली कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए। राइबोसोम्स 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक के, 50s 30s यूनिट। पॉलीसोम यानी कि मल्टीपल राइबोसोम एक एमआरएनए पर ट्रांसलेशन के दौरान। इंक्लूजन बॉडी यानी कि स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, और फिर अल्टीमेटली गैस वैक्यूल्स यहाँ पर पाई जाएंगे कुछ बैक्टीरिया में। इज दिस क्लियर? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके ओके, सी यू देन। जी सर। ओके, थैंक यू। नमस्ते सर।